Hello guys, we will study class 10th NCERT, Contemporary India, Chapter 4, Agriculture, topic Impact of Globalization on Agriculture. So here we will study how the globalization has affected the agriculture. We all know that India has been always top among for the agriculture purposes. But जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, इवन डिक्लाइन भी हुआ। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना, इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। ठीक है, जब कॉलोनाइजेशन चल रहा था हमारे कंट्री में, ठीक है, उस टाइम पे भी ग्लोबलाइजेशन था। ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ अभी ही आया है। ठीक है, इन द 19th century when European traders came to India, at that at that time too, Indian species were exported to different countries of the world, and farmers of the South India were the encouraged to grow these crops। देखो, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, जब यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे इंडिया में, आपको पता है कि सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए थे, फिर यूरोपियन आए थे, फिर डच आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। ये सब किस पर्पज़ से आए थे? इंडिया में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। मतलब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मिलती थी, नेचुरली चीज़ें मिलती थी। ठीक है, तो उसको देख के, तो जैसे 19th सेंचुरी की बात करें तो यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए थे, और एट दैट टाइम टू, और उस टाइम पे इंडियन की जो स्पीसीज़ थे, मतलब कि जो मसाले थे, वो बहुत से कंट्री से एक्सपोर्ट किए जाते थे। ऐसा नहीं था कि इंडिया में उस टाइम पे मसाले नहीं होते थे, बहुत अच्छे अच्छे होते थे, इवन उसकी भी एक्सपोर्टिंग बहुत अच्छी होती थी, लेकिन इम्पोर्टिंग भी होती थी। ठीक है, और डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है, जो फार्मर्स है साउथ इंडिया में, उनको इनकरेज किया गया इस क्रॉप को ग्रो करने का। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और ये आज के डेट में भी, अगर हम आज की बात करें, 21st सेंचुरी की बात करें, यहाँ पे भी क्या है कि जो एक्सपोर्ट है स्पाइसेस का, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, cotton belts of the India attracted the British, and ultimately cotton was exported to British as a raw material for their textile industries। देखो, ब्रिटिश टाइम पे क्या हुआ था, जो कॉटन बेल्ट्स था इंडिया का, वो उस ब्रिटिश को बहुत अट्रैक्ट किया था। मतलब ब्रिटिशर्स वो कॉटन बेल्ट को देखने के बाद इंडिया में आए थे, और फिर क्या हुआ कि इंडिया से जो कॉटन था वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया गया। ठीक है, किस लिए एक्सपोर्ट किया गया कि वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वहाँ पे क्लोथ को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल भेजा गया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। जो कॉटन टेक्सटाइल है इंडिया की, ठीक है, वो बेसिकली एक मैनचेस्टर है। ठीक है, इन मैनचेस्टर, और ये लिवरपूल है, एक तरह से मान लो कि हब है। ठीक है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड कॉल। देखो, आपको यहाँ पे एक बताना है कि इंडिया का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन से स्टेट को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। ठीक है, और किस प्लेस को मैनचेस्टर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, यू हैव रेड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। आपने चंपारण मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, जो बेसिकली 1917 में स्टार्ट हुआ था बिहार में। दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ द दैट रीजन वे आर फोर्स्ड to grow indigo on their land because it was necessary for textile industry which were located in Britain। they were unable to grow the food grains to sustain their families। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि गांधी जी की जर्नी, वो इंडिया में साउथ अमेरिका से 1915 में आ गए थे। ठीक है, और एक साल उन्होंने पूरा भ्रमण किया था इंडिया को, मतलब पूरा घूमा था, टूर किया था। उसके बाद 1917 से उन्होंने जो मूवमेंट थे लॉन्च करना, तो उनका जो सबसे पहला मूवमेंट था, चंपारण मूवमेंट था, उसको इंडिया का सत्याग्रह मूवमेंट सबसे पहला मूवमेंट था। ठीक है, नाउ तो जो इस मूवमेंट में क्या हुआ था, चंपारण मूवमेंट क्यों किया गया था, और ये बिहार में किया गया था क्योंकि वहाँ पे जो किसान थे उनको ज़बरदस्ती बोला जाता था कि नील की खेती करें अपने खेतों में। और उससे क्या हो रही थी कि फार्मर्स को प्रॉब्लम क्यों हो रही थी नील की खेती करने में, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज़ हो रही थी, और बाकी क्रॉप्स को फार्मर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, और उन्हें बहुत कम चार्जेस मिल रहे थे। ठीक है, और बेसिकली वो इसलिए ग्रो करना चाह रहे थे क्योंकि जो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो ब्रिटेन में
में लोकेटेड थे और उसके सप्लायर्स कलर्स के लिए दे वे आर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। और फार्मर्स इसके वजह से वो फूड ग्रेन्स भी नहीं ग्रो कर पा रहे थे, कोई अदर क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पा रहे थे। और सिंपल सी बात है, उस टाइम पे उनके पास इतना ज़्यादा अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं थी कि वो कोई और एम्प्लॉयमेंट करके अपने घर के सदस्यों को पेट पाल सके या फिर उनको डेली नेसेसरी चीज़ें दे सकें। अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के अंडर में क्या हुआ है, पर्टिकुलर स्पेशली 1990 में, ठीक है, जो फार्मर्स रहे हैं इंडिया के, वो उनको बहुत से न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, jute and spices, our agriculture products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those country। देखो क्या यहाँ पे बोल रहा है कि ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हुआ पर्टिकुलरली स्पेशली आफ्टर 1990 के बाद। ठीक है, जो फार्मर्स थे इंडिया के, वो ज़्यादा चैलेंजेस को एक्सपोज किया, मतलब जितनी उनको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिली एग्रीकल्चर को, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पेस, इसके अलावा, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो कम्पिटिट नहीं कर पा रही है इंडिया एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम अभी भी मान लो कि हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा वीट होता है, हमारा रैंकिंग आता है वीट प्रोडक्शन में सेकेंड आफ्टर चाइना। ठीक है, लेकिन स्टिल हम अपने लोगों की वीट की प्रोडक्शन को फुलफिलमेंट के लिए हम फॉरेन से वीट मंगाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट होता है, तो ये हम डेवलप कंट्री के जैसे नहीं फुल पे। यहाँ पे देखो ये न्यूज़पेपर है, 11th प्लान मस्ट फोकस ऑन फार्मिंग। देखो यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन हुई थी उसमें बहुत सारे प्लान बनाए जाते थे और हर प्लान का ना एक एजेंडा रहता था। तो जो 11th प्लान बना था, टोटल प्लान कितने बने थे ये आपको बताना है कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा। और अभी कौन सी बॉडीज़ है जो प्लानिंग कमीशन को सब्स्टिट्यूट करके सेम वर्क कर रही है। ठीक है, दिस मे बी नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर 10th क्लास बट इट मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गॉट इट। सो 11th प्लान बेसिकली यहाँ पे एक न्यूज़ है, वो फोकस बोला जा रहा है कि फोकस करना चाहिए फार्मिंग। द सीड्स ऑफ फार्मर्स सुसाइड, द सीड्स ऑफ फार्मर्स सुसाइड, क्रॉप फेलियर, प्राइस क्रैश एक्ट एज ट्रिगर। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ हैं जो कि बेसिकली फार्मर्स से हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड टू मेक द एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड द प्रॉफिटेबल। प्रॉपर ट्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड द स्मॉल फार्मर। देखो आज के टाइम में जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो खुद को कहीं ना कहीं एक क्रॉस रोड्स पे पाती है, मतलब कि एक बीच में पाती है। ठीक है, टू मेक, ताकि वो एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिटेबल मिल सके, प्रॉपर ट्रस्ट मिल सके और उनको वो इम्प्रूवमेंट के लिए देना चाहिए किसी भी कंडीशन में, और एक मार्जिन देनी चाहिए, और छोटे फार्मर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। मतलब बेसिकली इंडिया अभी ये सारी चीज़ें देख रही है पर उसे मिल नहीं पा रहा है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रॉमिस्ड मच, और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में उसने बहुत कुछ प्रॉमिस किया था, बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। लेकिन आज के टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कोप किया था उसने और लोगों ने बहुत सक्सेस किया था उस चीज़ के लिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सीज बन गया है। इट इज़ बीइंग एलिज्ड दैट इट हैज़ कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ केमिकल, ड्राइंग एक्विफायर्स, वैनिसिंग बायोडाइवर्सिटी। द की वर्ड्स टुडे इज़ अ जीन रिवॉल्यूशन विच इंडिकेट्स इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन हुआ है एग्रीकल्चर में। अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली फर्टिलाइज़र यूज़ होंगे, ठीक है, ज़्यादा से हर्बिसाइड्स यूज़ होंगे, पेस्टिसाइड्स यूज़ होंगे। तो ये सारे यूज़ की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं लैंड की जो क्वालिटी है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो डिक्रीज़ हो जाती है केमिकल के ओवर यूज़ करने से, और वो ड्राइंग एक्विफायर्स होता है, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी बायोडाइवर्सिटी होती है ना, वो लैंड को फर्टाइल करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। ड्राइंग एक्विफायर्स एंड वेनिसिंग बायोडाइवर्सिटी, द कीवर्ड टुडे इज़ अ जीन। मतलब कि अगर हम बात करें कि आज के टाइम में जहाँ पे हम अभी जी रहे हैं, लाइक 21st सेंचुरी, आज अगर हम एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो बेसिकली एक चीज़ होनी चाहिए, जीन रिवॉल्यूशन। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वैसे जीन रिवॉल्यूशन, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग।
ठीक है। और आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में सुना होगा। ये देखो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर में देखो कि यहाँ पे एक बियॉन्ड जीएम फूड लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, क्रॉप्स के सीड्स के बारे में बात कर रहा है। इसमें क्या होता है कि उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है उस पर कुछ जीन्स को इंट्रोड्यूस करके उसकी इनहेंस की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अभी आज के डेट में जो हमें ज़रूरत है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से हम जो न्यू इन्वेंटिंग है हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स है उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो कि कैसे ग्लोबलाइजेशन था उसका इम्पैक्ट पड़ा है। नाउ moving to the next topic, that is, can you name any gene modified seed used vastly in India? क्या आप बता सकते हो कोई ऐसी जीन मॉडिफाइड सीड जो इंडिया में यूज़ की गई है? इन फैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच इन वोग टुडे बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, आज के टाइम में इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया में जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मतलब फर्स्ट आया है, उसकी रैंकिंग फर्स्ट है, या कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया बहुत आगे है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है इसको। ठीक है, और जो भी चीज़ें बिना केमिकल्स के बनी है जैसे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, वो उसको यूज़ कर रहे हैं। हैंस इट डज़ नॉट अफेक्ट इन्वायरमेंट इन नेगेटिव मैनर। इसलिए जो हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की यूसेस है उसकी वजह से कोई भी इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एंड स्मॉलर एज पॉपुलेशन राइजेस, और सिंपल सी बात है कि अगर हमारी चीज़ें कोई न्यू टेक्निक जो कि पॉपुलेशन पे नहीं राइज क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट पे इफेक्ट नहीं करती, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं चीज़ें को बैलेंस करके चल रही हैं। इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट, just a minute, yeah, I have missed the line, yeah, sorry, I need to supposed to read this one. A few economists think that Indian farmers have big future if they continue growing food grains on the holding of grow smaller and smaller as the population rises. देखो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि बहुत से इकोनॉमिक्स क्या सोचते हैं, उनका रिव्यू क्या है, उनका ये कहना है कि इंडिया को जो है, इंडियन फार्मर्स हो गए, इंडिया जो भी है, इंडियन के लोग हो गए, उनको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, लेकिन उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही स्पीड से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर ये चीज़ें क्या होंगी, अफेक्ट करेंगे। इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 833 million 2011, which depends upon 2050 million approximate hectares of agricultural land, an average of less than half a hectare per person। बोला जाता है कि जो इंडियाज़ का अगर हम रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो वो, अगर हम 2011 सेंसस के बारे में बात करें तो वो थी 833 मिलियन, और जो टोटली डिपेंड्स थी 250 मिलियन। मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, जो उनका सब कुछ फुल क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही थी, वो कितने रिक्वायरमेंट से हो रही थी? 250 मिलियन हेक्टर्स थे एग्रीकल्चर लैंड के। और अगर हम इसे बोले तो कि अगर हम इसको एवरेज करें कि पर पर्सन पे, तो वो हाफ हेक्टेयर से भी पर पर्सन के लिए आ रही थी। अब ये सोचो कि हाफ हेक्टेयर में कितनी ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होती है। ठीक है, हार्डली वो पर्सन अपने 6 महीने के भी, अगर ईटेबल पर्सन है तो उसके 6 महीने के भी राशन का नहीं निकलेगा वहाँ पे। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न्स फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको अपनी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना चाहिए। देखो सीरियल्स से लेके और भी चीज़ें को प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि थोड़ी कॉस्टली होती हैं और हाई वैल्यू होती हैं। दिस विल इंक्रीज द इनकम्स एंड रिड्यूस द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। देखो इससे क्या होगा कि एक तो पहली बात इनकम इंक्रीज़ होगी जो इंडियन फार्मर्स हैं, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी रिड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि क्रॉप, आपने पढ़ा होगा कि क्रॉपिंग पैटर्न में अगर क्रॉप रोटेट होती है तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल की क्वालिटी है, वो हमेशा बढ़ती है। ठीक है,
Because fruits, medicinal herbs, flowers, vegetable, biodiesel crops like jatropha and zozaba need much less irrigation than rice or sugarcane. देखो जैसे कि कुछ यहाँ पे फ्रूट्स और मेडिटेशनल हर्ब्स, कुछ फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, बायोडीजल क्रॉप्स हो गए जैसे जैट्रोफा एंड जोजाबा, इनको क्या होती है कि इनको बहुत कम इरिगेशन की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू राइस। तो हम क्या कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं राइस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और शुगर कैन, इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। जो इंडिया का, आपको पता है कि इंडिया का जो कल्चर है, कल्चर के साथ साथ यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा चेंज रहता है, और ये क्लाइमेट क्या कर सकता है कि हाई वैल्यू क्रॉप्स को एक हार्नेस्ट कर सकता है, मतलब उन्हें ग्रो करने में वाइड रेंज में हेल्प कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फॉर एग्जांपल फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स विल मीन दैट इंडिया विल हैव टू इम्पोर्ट फूड, ठीक है। देखो अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न को बोले कि जैसे अगर सीरियल्स से हाई वैल्यू क्रॉप्स में हम करें, तो फिर इसका इम्पैक्ट, एक और इम्पैक्ट आएगा कि जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, वीट, राइस, वो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग 1960 दिस वुड हैव बीन सीन एज अ डिज़ास्टर, और 1960s में ये एक तरह से डिज़ास्टर था। 1960 में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुई थी मेन क्रॉप्स की, तो इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया था और इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा हाई थी, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। बट इफ़ द इंडिया इम्पोर्ट सीरियल्स वाइल exporting high value commodity, it will be following successful economics like Italy, Israel and China। लेकिन यहाँ पे simultaneously ये भी कंक्लूजन आता है कि अगर मान लो कि इंडिया हाई वैल्यू क्रॉप्स को प्रोड्यूस करती है, और हाई वैल्यू क्रॉप्स को इतना नहीं प्रोड्यूस करती कि सिर्फ वो उसके कंट्री के लिए हो रहा है, वो इतना प्रोड्यूस करती है कि वो दूसरे कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर सके। तो इससे क्या होगा कि सपोज़ अगर हम हाई वैल्यू क्रॉप्स अपने कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ चीप वैल्यू क्रॉप्स हम दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो एक इकोनॉमिक बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटीज आएगी, प्रॉफिटेबल होगा, इन्वायरमेंटल सुटेबिलिटी होगी, लैंड फर्टिलिटी होगी, फार्मर्स को बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें। दिस कंट्रीज exports from products, fruits, olives, specialty seeds and wine। ये जो कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली कुछ फार्म प्रोडक्ट्स को वो करती हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, ऑलिव्स हो गया, स्पेशलिटी सीड्स हो गया, वाइन हो गया, और इम्पोर्ट करती है सीरियल्स को। ये जो कंट्री के बारे में बात हुई, इटाली, इजराइल एंड चिली, सॉरी। आर वी रेडी टू टेक द रिस्क, डिबेट द इशू। क्या आपको इस टॉपिक पे डिबेट करना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है, उससे आप सोच सकते हो कि मतलब डिस्कशन कर सकते हो कि कैसे क्रॉप प्रोड्यूस करने चाहिए हमारे इंडिया में, और कैसे क्रॉप एक्सपोर्ट करने चाहिए, इंपोर्ट करने चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये 2 टॉपिक कंप्लीट किए। तो यहाँ पे हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है, कि हमने एक्चुअल में अभी क्या पढ़ा है और क्या क्या सीखा है उसमें। देखो, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैं आपको एक ब्रीफ में समझा देती हूँ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे अगर हम अपनी कुछ भी ट्रेडिंग है वो एक ग्लोबल लेवल पे करें, मतलब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री पे करें और दूसरे कंट्री से अपने कंट्री के, तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और ये ट्रेडिंग कुछ भी हो सकती है, वो क्रॉप्स से रिगार्डिंग होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हो सकती है, मिनरल से हो सकती है, एनीथिंग। तो जनरली यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि टॉपिक जैसे बोल रहा है कि क्या इम्पैक्ट हुआ था ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन जो है वो कोई न्यू फिनोमेना नहीं है, ठीक है, वो हमें पता है कि वो बहुत पहले से आ रहा है। और इसका ग्लोबलाइजेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल ये था कि पहले के टाइम में इंडिया से कॉटन एक्सपोर्ट किए जाते थे इन बाकी कंट्रीज़ में, और इवन ब्रिटिशर्स ने कॉटन को ही देख के ब्रिटिश में बहुत सी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओपन की थी, क्योंकि उनको यहाँ से ईजिली सप्लाई मिल जा रही थी, ठीक है। और इसमें ये देखा गया कि जनरली, लेकिन इससे क्या हो रहा था कि फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि चंपारण मूवमेंट 1917 में चंपारण मूवमेंट किया गया था। और चंपारण मूवमेंट क्यों किया गया था, ठीक है, तो ये बेसिकली दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज द फार्मर्स ऑफ द दैट रीजन वेयर फोर्स टू ग्रो। देखो, बेसिकली आपको मैंने चंपारण मूवमेंट के बारे में बता दिया, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1990 में ग्लोबलाइजेशन के कुछ चीज़ें एक्सपोज की थी, न्यू चैलेंजेस आए थे फार्मर्स को लेके, एक तरह से नया फिनोमिना आया था। नाउ उसके बाद हमने ये न्यूज़पेपर में देखा फार्मर्स के कंडीशन, कि कैसे फार्मर्स को चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, किस लेवल पे करती हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। नाउ उसके बाद हमने देखा कि कंट्री जो इंडिया इतना कुछ तो कर रही है, लेकिन
जो डेवलप्ड कंट्री है उसके कंपैरिजन में एग्रीकल्चर मैटर में उतना ज़्यादा कम्पिटिट नहीं कर पा रही है। अगर हम आज की बात करें कि आज की कंडीशन क्या है, तो आज की जो सिनेरियो है, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, और इंडिया की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, कहीं हद तक उसने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अचीव किया था, लेकिन जो इंडिया की पॉपुलेशन रेट है और जो क्रॉप प्रोडक्शन रेट है उसमें बहुत कंपैरिजन नहीं है, मतलब बहुत डिस्पैरिटीज़ है। और अगर इंडिया चाहती है कि वो आने वाले जनरेशन को सारी चीज़ फुलफिलमेंट करे, तो उनको क्रॉप प्रोडक्शन या इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि लैंड की कमी है, तो वो क्रॉप प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ करेंगे। अगर मान लो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग बताया कि कम पैच ऑफ लैंड में ही ज़्यादा प्रोड्यूस है। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कि कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफाइड सीड यूज्ड वास्टली इन इंडिया, क्या आप ऐसे कुछ जीन मॉडिफाइड सीड्स के बारे में बता सकते हैं जो इंडिया में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मॉडिफाइड के बारे में हमने पढ़ा, ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखे। और जैसे कि इज़राइल, ठीक है, और कुछ जो कुछ ऐसे बायोडीज़ल क्रॉप्स होते हैं, बोला जाता है कि इनमें क्रॉप पानी की कम लगती है और यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन कम होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करके चीप वैल्यू या लो वैल्यू क्रॉप्स को इंपोर्ट करके और हाई वैल्यू क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करके बैलेंस अचीव कर सकते हैं, ये आपको डिबेट करना है। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई। विल कम टू नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।